वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम आज इतिहास के एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, उसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। और ये भारत छोड़ो आंदोलन मेंस परीक्षा में पीटी में भी पूछा जाता है, मेंस में भी। हम यहाँ मेंस की चर्चा करेंगे और मेंस में भी हम बीपीएससी को फोकस करके यहाँ हम चर्चा करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीपीएससी के मेंस में इससे किस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। हालांकि कई क्वेश्चन अलग अलग सालों में पूछे गए हैं, लेकिन रिसेंट के कुछ क्वेश्चन को हमने लिखा है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। क्या वह एक अनायास होने वाला आंदोलन था? राइट एन एसे ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। वाज इट ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट? अगला है जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन। और फिर अगला है भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। तो ये दोनों शॉर्ट्स है और ये लॉन्ग है। तो ये लॉन्ग जो है आपको 67th बीपीएससी में पूछा गया, 67th में, और ये आपको 66 में पूछा गया है, और ये आपको अभी 17th बीपीएससी में पूछा गया है। तो आप देखेंगे 66 में ये शॉर्ट पूछा गया था, और फिर 17th में ये 67th में ये आपको लॉन्ग पूछा गया है। 70वीं में ये शॉर्ट पूछा गया था। तो 71वीं बीपीएससी में इसके लॉन्ग में पूछे जाने की संभावना बनती है, क्योंकि 17th में इसको शॉर्ट में पूछा गया था, तो अब लॉन्ग में इसके पूछे जाने की संभावना बनती है। तो आइए हम भारत छोड़ो आंदोलन को के एक एक सेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो हम भारत छोड़ो आंदोलन के अलग अलग डायमेंशन को अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहला चीज जो हम इसमें देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने का कारण क्या था। पहला हम कारण वाले सेक्शन को देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियां क्या थी, अर्थात इस आंदोलन के दौरान किस तरह के कार्य हुए थे। तीसरा हम देखेंगे आंदोलन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी, सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी। चौथा हम देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की आज़ादी में क्या महत्व है। और पांचवा हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका थी, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका थी। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम कारण को देखते हैं, सबसे पहले कारण को। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ, और 1917 से उन्होंने भारत में आंदोलन के गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया। पहला आप जानते हैं चंपारण में, और गांधी के द्वारा छोटे बड़े कई आंदोलन चलाए गए थे। उसमें 3 बड़े आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डिसओबीडिएंट मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 3 बड़े आंदोलन थे। और इन 3 आंदोलनों में भी भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका भारत की आज़ादी के लिहाज से सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये रहा। और भारत छोड़ो आंदोलन के अब हम कारणों की चर्चा करते हैं। कारण क्या थे? पहला कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरन शामिल करना। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरन शामिल करना। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरन शामिल करना। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरन शामिल करना। भारत आप जानते हैं सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है, और इस वक्त भारत ब्रिटेन का औपनिवेशिक गुलाम राष्ट्र था। इस युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, ब्रिटेन इटली, जर्मनी और जापान जैसे देशों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, और भारत ब्रिटेन का गुलाम था। तो ब्रिटेन ने भारत के नेताओं से बिना विचार विमर्श किए ही, बिना सलाह लिए ही भारत
भारत को एक जर्मनी और इटली के, जापान के खिलाफ एक युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया गया। युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया, युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। भारत के नेताओं से बिना विचार विमर्श और सलाह किए ही ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी एक युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया, अर्थात एक ऐसा राष्ट्र जो द्वितीय विश्व युद्ध में इटली, जर्मनी, जापान जैसे देशों के खिलाफ लड़ रहा है। अब ये जो भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित किया ब्रिटिश सरकार ने, इसके खिलाफ भारत के नेताओं में तीखी प्रतिक्रिया हुई। महात्मा गांधी का मानना था और भारत के जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे उनका मानना था कि चूंकि भारत स्वयं ही एक गुलाम देश है, ऐसे में भारत को इस तरह के किसी विश्व युद्ध में या अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में इस तरह शामिल करना ठीक नहीं है। तो इसको लेकर के भी एक नाराजगी उत्पन्न हुई थी। फिर आगे हमारा कारण है गांधी के मांगों की अस्वीकृति। गांधी के मांगों की अस्वीकृति। जब ब्रिटेन ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया और ब्रिटेन की अपेक्षा थी कि भारत के लोग द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करें, उसी तरह जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारत के लोगों ने ब्रिटेन का समर्थन किया था। लेकिन महात्मा गांधी का ये कहना था कि अब प्रथम विश्व युद्ध की तरह भारत के लोग ब्रिटेन को इस युद्ध में समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने कहा अगर ब्रिटिश सरकार इस युद्ध में भारतीयों का समर्थन चाहती है तो उनसे कुछ हमारी मांगे हैं और वो उन मांगों को पूरा करें। तो महात्मा गांधी ने ब्रिटेन के समक्ष दो मांगे मुख्य रूप से रखी ब्रिटिश सरकार के समक्ष। वो मांगे क्या थी? पहली मांग उनकी ये थी कि दिल्ली में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया जाए। उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया जाए, यानी एक ऐसी सरकार जो भारत के जनता के प्रति उत्तरदायी हो। उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया जाए। उनका मानना था कि एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया जाए जो सरकार भारत के सुरक्षा के मामलों को देखेगी, जो सरकार भारत के सुरक्षा के मामलों को देखेगी। दूसरी उनकी मांग ये थी कि ब्रिटिश सरकार ये आश्वासन दे कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत में भारत के लोगों द्वारा निर्मित एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी युद्ध के बाद भारत में एक ऐसी संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसका चुनाव भारत के लोगों के द्वारा किया गया हो। लेकिन गांधी की इन दोनों मांगों को ब्रिटिश सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। जब गांधी के इन दोनों मांगों को ब्रिटिश सरकार ने नजरअंदाज कर दिया तब दो चीजें हुई। दो चीजें क्या हुई? एक तो जो कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें थी अलग अलग प्रांतों में, आप जानते हैं कि 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय सरकार के चुनाव हुए थे और कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो जो प्रांतीय सरकारें थी कांग्रेस की, उन सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये हुई कि महात्मा गांधी चूंकि ब्रिटेन युद्ध में शामिल था, तो महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेता नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन को बहुत परेशान किया जाए, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटेन जिस इटली और जर्मनी जैसे देश के खिलाफ लड़ रहा है, वो देश ब्रिटेन जैसे देशों से भी ज्यादा खतरनाक है दुनिया के लिए। इसीलिए वो नहीं चाह रहे थे कि इस युद्ध में जो ब्रिटेन युद्ध लड़ रहा है उसको बहुत परेशान किया जाए, उसको बहुत नुकसान पहुंचाया जाए। तो इसीलिए उन्होंने कोई अखिल भारतीय आंदोलन तो नहीं शुरू किया, लेकिन उन्होंने एक आंदोलन छोटे स्तर का शुरू किया जिसको नाम दिया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। और ये अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया था। हालांकि अक्टूबर 1940 में इसको शुरू करने के कुछ समय पहले ही क्या हुआ था कि अगस्त 1940 में जो उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, लॉर्ड लिन लिथगो, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को मनाने के लिए एक प्रस्ताव दिया। उसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है।
उसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और इस प्रस्ताव में और अगस्त प्रस्ताव में दो चीजें थी। एक, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के नेताओं से कहा कि हम वायसराय की परिषद का विस्तार करेंगे, वायसराय की जो परिषद थी उसका विस्तार करेंगे और इसमें कुछ भारतीयों को शामिल करेंगे। एक पॉइंट ये दिया गया कि हम वायसराय की परिषद का विस्तार करेंगे और कुछ भारतीयों को शामिल करेंगे। दूसरा बात, अगस्त प्रस्ताव में ये कहा गया था कि हम एक संविधान युद्ध के पश्चात हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे, एक संविधान सभा का गठन करेंगे। लेकिन ये जो प्रस्ताव था इससे कांग्रेस के नेता और महात्मा गांधी सहमत नहीं थे और वो उत्तरदायी सरकार की स्थापना से कम को तैयार नहीं थे। तो नतीजा क्या हुआ कि अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया और अगस्त प्रस्ताव के बाद ही अगस्त में 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था और फिर जब ये फेल हो गया तो अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। अगला कारण है क्रिप्स मिशन की विफलता। तो आप जानते हैं कि 1942 में 3 सदस्यों वाली ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 सदस्यों वाली एक क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। 3 सदस्यों वाली एक क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। चूंकि विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन वाला पक्ष था वो लगातार कमजोर पड़ रहा था, इसलिए ब्रिटेन के जो सहयोगी राष्ट्र थे उनके राष्ट्राध्यक्षों का ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव था कि वो भारत के नेताओं और भारत के लोगों को मनाए और उसे अपने युद्ध के पक्ष में सहमत करे। तो इसी भारत के नेताओं को मनाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 सदस्यीय एक मिशन को भेजा गया था जिसका नाम दिया गया है क्रिप्स मिशन। चूंकि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे इसलिए इसको नाम दिया गया क्रिप्स मिशन। इसको नाम दिया गया क्रिप्स मिशन। 3 सदस्यों वाला क्रिप्स मिशन भारत आया और ये क्रिप्स मिशन ने भारत के नेताओं के सामने क्या प्रस्ताव रखा? क्रिप्स मिशन ने भारत के नेताओं के सामने प्रस्ताव रखा कि युद्ध के बाद हम भारत को एक डोमेनियन स्टेटस वाला राज्य देंगे, डोमेनियन स्टेटस वाला राज्य देंगे, पहला। और दूसरा, इन्होंने ये कहा कि हम युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन करेंगे, या एक ऐसी संविधान सभा जो भारत की जनता के द्वारा बनी हो, तो हम इस संविधान सभा का गठन करेंगे। लेकिन ये जो डोमेनियन स्टेटस वाला जो प्रावधान था, इससे महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेता अब सहमत नहीं थे, क्योंकि आप जानते हैं कि 1929 में ही उन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया था। तो ये डोमेनियन स्टेटस वाली जो बात थी उससे वो सहमत नहीं थे। ये डोमेनियन स्टेटस एक तरह से हुआ अधीनस्थ शासन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भारत ब्रिटेन के अधीन ही रहेगा लेकिन शासन का अधिकार भारत के लोगों के पास होगा। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, अब 1942 तक आते आते कांग्रेस के नेता और महात्मा गांधी अब इसके लिए तैयार नहीं थे कि वो डोमेनियन स्टेटस पे मान जाए। तो इस तरह जो क्रिप्स मिशन था वो भी फेल हो गया और इससे भी लोगों में ब्रिटिश सरकार के प्रति कोई उम्मीद का भाव रह नहीं गया। अगला कारण बनता है जापानी आक्रमण का भय। चूंकि अब हमने पहले भी कहा कि ये विश्व युद्ध में जापान ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था और जापान क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया में जितनी ब्रिटिश कॉलोनियां थी, ब्रिटिश बस्ती जो ब्रिटिश ने उपनिवेश बनाया था, उन सब को जापान एक एक करके जीतता चला जा रहा था और वो बिल्कुल भारत के सीमा तक पहुंच गया था। ऐसे में भारत के नेताओं को लगा कि जापान भारत पर हमला कर देगा ब्रिटेन की वजह से। दूसरी बात ये थी कि जिस तरह ब्रिटेन दक्षिण पूर्व एशिया के अपने उपनिवेश को जापान के डर के सामने खाली करता जा रहा था, उससे वहां के लोगों की स्थिति खराब हो रही थी। तो भारत के नेताओं को भी लगा कि अगर इसी तरह भारत को जो स्थिति ब्रिटेन की दक्षिण पूर्व एशिया में हो रही है, वही स्थिति अगर भारत की में भी हो जाए तो भारत के लोगों के लिए बहुत ज्यादा
मुश्किल भरी स्थिति हो जाएगी। तो इससे भी जापानी आक्रमण से बचने के लिए भी भारत के नेता कोशिश कर रहे थे और वो अब लगभग इस मूड पे तैयार थे कि अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। अगला कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से भारत के भीतर महंगाई काफी बढ़ गई थी। इससे जनता आवश्यक जो उनकी जरूरतें थी उसको खरीदने में भी काफी कठिनाई महसूस कर रहे थे। दूसरा, भारत में बेरोजगारी काफी बढ़ गई थी। और तीसरा जो कारण था वो बंगाल में जितनी नहरें थी, बंगाल में खेती के लिए जितनी नहरें थी, नहरें, उन सब नहरों के पानी जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा पानी बहा दिए गए। मतलब वहां से पानी निकाल दिए गए, नहरों से पानी निकाल दिए गए। पानी क्यों निकाल दिए गए? क्योंकि ब्रिटिश शासन सरकार को इस बात का डर था कि अगर जापान भारत पर अटैक कर देगा तो इन नहर के पानी का इस्तेमाल वो अपने जहाजों के आवागमन के लिए करेगा। नहर के पानी का इस्तेमाल अपने जहाजों के आवागमन के लिए करेगा। तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने नहर में जितने भी पानी थे उनको बाहर कर दिया था, बहा दिया था। और इस वजह से बंगाल में किसानों के लिए खेती करना मुश्किल हो गया था, पानी नहीं था। तो इन सब वजह से भी भारत में एक तनाव की स्थिति थी, ब्रिटिश सरकार के प्रति नाराजगी थी। अगला कारण है जन दबाव। ये सारी जो परिस्थितियां थी, इन परिस्थितियों ने, चूंकि अब आंदोलन 1940 का जो आंदोलन था वो तो बहुत सीमित व्यक्तिगत सत्याग्रह था, और बड़े स्तर के आंदोलन 1930 के बाद 32 के बाद 1930 से 34 तक हुए थे, उसके बाद हुआ नहीं था। तो अब जनता भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसी बड़े आंदोलन के लिए मन बनाने लगी थी कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन किया जाए। तो एक तरह से इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे जनता का दबाव भी था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के अलग अलग कारण थे। अलग अलग कारण थे। आप चाहें तो हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आंदोलन की गतिविधि को देखते हैं। तो हमने पहले आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई सीधा आंदोलन करने को तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि वो द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन लड़ रहा था। और भारत के नेताओं का ये मानना था कि जो इटली, जर्मनी जैसी फांसीवादी शक्तियां हैं वो दुनिया के लिए ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी शक्तियों से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन 1942 तक आते आते स्थिति बदल गई और महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध और तैयार हो चुके थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो से संबंधित एक प्रस्ताव तैयार किया। भारत छोड़ो से संबंधित एक प्रस्ताव महात्मा गांधी ने तैयार किया, और इस प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने कांग्रेस के पास भेज दिया। कांग्रेस के पास भेज दिया। और इस प्रस्ताव को कांग्रेस के पास भेजने के साथ ही महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को एक चेतावनी भी दे डाली। महात्मा गांधी ने क्या चेतावनी दी? उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो मैं भारत के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यानी कि अगर कांग्रेस पार्टी ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो मैं भारत की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इस तरह की चेतावनी भी महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को दे दी प्रस्ताव के साथ। फिर क्या हुआ? फिर महात्मा गांधी के दबाव में 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई वर्धा में, और महात्मा गांधी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो से संबंधित जो प्रस्ताव कांग्रेस को भेजा था, इस वार्धा बैठक में उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से। और कांग्रेस की जो निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था थी वो थी AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो अगस्त में 7-8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में
ग्वालियर टैंक मैदान में एआईसीसी की एक बैठक होती है। एआईसीसी की, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक बैठक होती है बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। और यहाँ पे जो भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा पास किया गया था, उसे अब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी उस पर मुहर लगा दी जाती है। और वो यहीं पे महात्मा गांधी 8 अगस्त के दिन अपना एक बहुत ही ऐतिहासिक भाषण देते हैं बंबई में ही। और उस भाषण में ही वो आम लोगों से के समक्ष वो कहते हैं कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। वो मंत्र वो देते हैं, करो या मरो, करो या मरो। करो या मरो का मंत्र देते हैं। उनका कहना था कि या तो भारत को हम आज़ाद करा लेंगे या भारत के आज़ादी के प्रयास में खुद को समाप्त कर लेंगे। तो ये करो या मरो का मंत्र उन्होंने दिया। इसके अलावा यहीं पे ये आपका, तो ये करो या मरो का नारा उन्होंने दे दिया। और यहीं पे उन्होंने भारत के अलग अलग वर्गों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए थे। भारतीय समाज के अलग अलग वर्गों के लिए कुछ दिशा निर्देश उन्होंने जारी किया था। कुछ दिशा निर्देश जारी किया था। क्या था दिशा निर्देश? उन्होंने छात्रों से कहा था क्या कहा था कि छात्रों से कहा था कि आप स्कूल छोड़े, लेकिन आप स्कूल इसी शर्त पे छोड़े सरकारी स्कूल को कि आज़ादी मिलने तक आप दोबारा स्कूल में नहीं जाएंगे। ये छात्रों से उन्होंने कहा था। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को भी कुछ निर्देश दिया। सरकारी कर्मचारियों से उन्होंने कहा कि आप अपने नौकरी से इस्तीफा नहीं दे, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपने वफादारी की घोषणा कर दे। इसके अलावा उन्होंने किसानों से कहा कि मालगुजारी देना बंद कर दे। यह निर्देश दिया। उन्होंने ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे उनको भी कुछ निर्देश दिया। सैनिकों को क्या निर्देश दिया? उन्होंने कहा कि भाई आप भारतीय लोगों पे गोली चलाने से इनकार कर दीजिए। अगर आपको ब्रिटिश सरकार ऑर्डर देती है गोली चलाने के लिए तो आप ऐसा करने से मना कर दीजिए। इसके अलावा उन्होंने जो जमींदार और रजवाड़े थे, रजवाड़े देसी रियासतें जो थी उनके लिए भी निर्देश दिया। उन्होंने उनसे कहा कि आप आम जनता के प्रति अपनी प्रभुता की घोषणा करें। आप ये माने कि आम जनता ही इस देश के भीतर संप्रभु है। तो इस तरह के अलग अलग निर्देश उन्होंने समाज के अलग अलग वर्गों के लिए यहीं से 8 अगस्त 1942 को उन्होंने जारी किया था। 8 अगस्त 1942 को उन्होंने जारी किया था। अब 9 अगस्त से ये आंदोलन शुरू होने वाला था। लेकिन 9 अगस्त के आप जानते हैं कि 9 अगस्त 1942 के सुबह में ही ऑपरेशन जीरो आवर चला करके कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया और तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। इस तरह ऑपरेशन जीरो आवर चला करके सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल डाल दिया गया। जब इस तरह महात्मा गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाने लगा तो इसके खिलाफ जनता में प्रतिक्रिया होनी ही थी और जनता में प्रतिक्रिया हुई। भारत के सभी बड़े शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए और इन्होंने सरकारी इमारतों पे झंडा लहराना, सरकारी इमारतों को तोड़ना, थानों पर हमला करना, थानों को जलाना, रेलवे ट्रैक को उखाड़ना, इस तरह के जो गतिविधियां थी वो सब शुरू हो गई। इस तरह की गतिविधियां शुरू हुई शहरी इलाकों में। आप जानते हैं कि 11 अगस्त को पटना में कुछ छात्र जो है वो विधायिका की इमारत पे झंडा लहराने की कोशिश कर रहे थे। कुछ छात्र उनके ऊपर गोली चलाया और वो आप सचिवालय कांड के नाम से जानते हैं।
इसके अलावा किसान भी इस आंदोलन में हिस्सेदार थे। किसान किस तरह से हिस्सेदार थे? किसानों ने गुप्त रूप से काम करना किया और किसान गुरिल्ला शैली में क्या करते थे कि छुप करके रात के समय छुपकर सरकारी इमारत और सरकारी संस्थानों पर हमला कर देते थे। छात्र और नौजवानों ने भी इस आंदोलन में हिस्सेदारी की थी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर। उसके अलावा मजदूरों की भी भूमिका थी। जमशेदपुर में जो कारखाना था उसके मजदूर, या बम्बई में जो बड़े बड़े कारखाने थे उनके उन मजदूरों ने हड़ताल कर दिया और वो काम पर आने से उन्होंने इनकार कर दिया। इसके अलावा इस दौरान और भी कुछ काम हुए, जैसे समानांतर सरकारें गठित की गई। आप जानते हैं कि पहली सरकार बलिया में चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में गठित की गई थी। इसके बाद बंगाल में गठित की गई, महाराष्ट्र में गठित की गई। इस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में समानांतर सरकारें गठित की गई थी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्य था गुप्त रेडियो का संचालन। गुप्त रेडियो का क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को अलग अलग तरह की सूचना देने के लिए बम्बई से गुप्त रेडियो का संचालन भी किया गया था और इसके लिए उषा मेहता जी का नाम मुख्य रूप से आता है। तो ये थी आंदोलन की गतिविधियां। अब हम देखते हैं सरकारी प्रतिक्रिया क्या थी। जाहिर है ब्रिटिश सरकार ने बर्बर तरीके से इस आंदोलन का दमन करना शुरू किया और इस दमन में आप जानते हैं कि वायुयान से गोली बरसाया गया लोगों के ऊपर और लोगों को बुरी तरह पीटा गया। जेल में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों को जेल में डाला गया। तो ये कुछ सरकारी प्रतिक्रियाएं थी। और महत्व क्या है? महत्व तो भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व इस संदर्भ में हम देखते हैं कि इस आंदोलन का परिणाम आप देखेंगे कि इसमें समाज में कि हर वर्ग में, किसान हो, मजदूर हो, बुद्धिजीवी हो, हर वर्ग समाज का हर वर्ग बहुत एग्रेसिव, आक्रामक रूप से इस आंदोलन में हिस्सेदारी करता है। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अब भारतीय समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जो ब्रिटिश सरकार के समर्थन में रह गया था या जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं था। एक महत्व ये है कि यानी आप समाज का हर वर्ग ब्रिटिश सरकार को यहाँ से भगाने को तैयार हो चुका था। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे इस आंदोलन ने लोगों में इस तरह राष्ट्रवाद की चेतना उत्पन्न की कि भारतीय सेना में जो लोग थे उन्होंने भी विद्रोह करना, नौसैनिक विद्रोह। आप जानते हैं नौसैनिक विद्रोह का नाम आपने सुना है, जो 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था। सेना के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। पुलिस में जो लोग कार्य कर रहे थे उन्होंने भी विद्रोह शुरू कर दिया था। नौकरशाही में जो भारत के लोग थे उन्होंने भी अब आंदोलनकारियों का साथ देना शुरू कर दिया था। पुलिस ने भी आंदोलनकारियों का साथ देना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से जिस इमारत पर ब्रिटिश सरकार खड़ी थी, सेना, पुलिस, नौकरशाही, वो सब इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गई और भारत के जो आंदोलनकारी थे उनके समर्थन में आ गए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा हो चुकी थी भारत छोड़ो आंदोलन में, और इसके बाद बस औपचारिकता ही बाकी रह गई थी। इसके 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद उस वक्त के जो वायसराय थे उनके कुछ पत्र भी ब्रिटिश सरकार को भेजे गए, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अब भारत में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसका महत्व ये है कि लगभग भारत को इस आंदोलन ने आज़ादी के कगार पर पहुंचा दिया, बस औपचारिक घोषणा भर रह गई थी। अगला हमारा पॉइंट है बिहार में, इस आंदोलन में बिहार की भूमिका, तो उसको भी देखते हैं। आंदोलन में बिहार की भूमिका को देखते हैं। तो पहला है, हम देखते हैं कि आंदोलन की तैयारी कैसी थी। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर किस तरह की तैयारी की गई थी।
फिर हम देखेंगे कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या क्या हुए, किस तरह की गतिविधियां हुई, और फिर हम देखेंगे सरकारी दमन। और इसके बाद एक और टॉपिक को हम देखेंगे, वो है कि भारत छोड़ो आंदोलन की प्रकृति कैसी थी, नेचर कैसा था, क्योंकि उसमें दो तरह के प्रश्न है। एक, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्पॉन्टेनियस था, स्वतः स्फूर्त ये आंदोलन था, क्योंकि आंदोलन से पहले ही सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो कोई आंदोलन का नेतृत्व करने वाला लोग नहीं था। दूसरा, 1945 में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत जैसे कांग्रेस, सरदार पटेल, इन तीनों के हस्ताक्षर से एक दस्तावेज जारी किए गए थे, और उस दस्तावेज में कांग्रेस ने ये स्वीकार किया था कि हमने कभी इस तरह का कोई आंदोलन शुरू किया ही नहीं। तीसरी बात ये थी, इस तरह के कुछ और पॉइंट थे जिसकी वजह से ये कुछ लोग मानते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस था, मतलब स्वतः स्फूर्त था। लेकिन कुछ दूसरे इतिहासकार हैं, वो ये मानते हैं कि ये स्वतः स्फूर्त नहीं था। आंदोलन एक लंबे समय से चला आ रहा था। महात्मा गांधी किस तरह आंदोलन चलाते हैं, महात्मा गांधी ने देश के लोगों को आंदोलन का तरीका सिखाया था, अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके रखे हुआ था। तो उनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, क्योंकि 67 के मेंस में एक प्रश्न पूछा ही गया था कि क्या ये एक अनायास होने वाली घटना थी, तो वो वही अनायास होने वाली घटना की बात है। और ये जो हम पहले इसकी चर्चा करते हैं, फिर उसकी चर्चा करेंगे। तो हम आंदोलन की तैयारी को देखते हैं। बिहार में आंदोलन की तैयारी कैसी रही, तो आप जानते हैं कि 14 जुलाई 1942 को वार्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, और भारत छोड़ो प्रस्ताव जो गांधी ने भेजा था उसको स्वीकार कर लिया था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में 31 जुलाई 1942 को पटना में भी कांग्रेस के नेताओं की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, और इस बैठक में के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के नेताओं और बिहार के जनता से भी भावी आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया था। तो एक बात ये हो गई। अब हम देखते हैं कि गतिविधि कैसी रही। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ और पटना में जितने भी नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन 10 अगस्त को श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस तरीके से यहाँ लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। इस गिरफ्तारी की वजह से बिहार में भी लोग सड़कों पे आए, और हमने पहले भी आपको बताया है कि पटना में विधायिका की इमारत पर झंडा लहराने की कोशिश कुछ छात्र कर रहे थे, उनके ऊपर गोली चलाई गई जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। इसके अलावा इसमें हमारी गतिविधि क्या थी, सरकारी इमारतों पर झंडा लहराना बिहार में। तो बिहार के अलग अलग हिस्सों में लोग प्रतीक के तौर पर सरकारी जो भी इमारतें थी उस पर तिरंगा लहराना शुरू कर दिया था। इसी दौरान में आप कुछ उदाहरण के रूप में दे सकते हैं कि सिवान थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव को गोली मार दी गई थी, या गया के कुर्था थाना में ध्रुव कुमार को गोली मार दी गई थी। तो इस तरह के कुछ उदाहरण अगर आपको लगे कि संभव है, इतना स्पेस है, तो लिख सकते हैं, चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। अगला है संचार व्यवस्था को ठप करना। संचार व्यवस्था को ठप करने का जो काम था, इसमें आप कर्पूरी ठाकुर, कुलानंद वैदिक, इनका नाम ले सकते हैं। राष्ट्रीय सरकार की स्थापना भागलपुर, तिरहुत, मुजफ्फरपुर जैसे अलग अलग जिलों में यहाँ एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई। गुप्त संगठनों की स्थापना बिहार में 2 प्रमुख गुप्त संगठन की स्थापना की गई थी। एक था आजाद दस्ता और दूसरा था सियाराम दल। ये 2 गुप्त संगठन थे जो गुप्त रूप से आंदोलन की गतिविधि को आगे बढ़ा रहे थे। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि इसी आगे चल के आजाद दस्ता, हाँ, गुप्त संगठन, ये 2 गुप्त संगठन थे आपके। और जो लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था उसमें बहुत सारे लोगों को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, और जिन लोगों को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था उन्हीं में से एक नाम था जयप्रकाश नारायण जी का। जयप्रकाश नारायण,
जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को भी हजारीबाग जेल में रखा गया था और फिर ये एक दिन वो जेल की दीवार को फांद कर अपने साथियों के साथ बाहर भाग आते हैं और ये यहाँ से जेल हजारीबाग से पहुँचते हैं नेपाल पहुँचते हैं नेपाल। और वहीं नेपाल के जंगल में आप नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, राजविलास जंगल। और यहीं पे एक गुप्त संगठन आजाद दस्ता का स्थापना करते हैं। आजाद दस्ता की स्थापना करते हैं। इस दस्ता में युवाओं को शामिल किया जाता है और इन युवाओं को 2-3 तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे तोड़फोड़ करना, सरकारी इमारतों को ध्वस्त करना, आगजनी करना। इस तरह के जो आंदोलनकारी गतिविधि थी उनके प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसके लिए एक प्रशिक्षण शिविर का भी गठन किया जाता है, जिसके जो प्रमुख थे वो सरदार नित्यानंद सिंह थे। सरदार नित्यानंद सिंह इसके प्रमुख थे। इस प्रशिक्षण शिविर के प्रमुख थे सरदार नित्यानंद सिंह। और ये कार्यक्रम चलता है, लेकिन 1943 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी गिरफ्तारी के बाद आजाद दस्ता का जो कार्य था वो बहुत कमजोर पड़ जाता है। इसके अलावा हमने कहा था सियाराम दल, ये भागलपुर के रहने वाले एक क्रांतिकारी थे सियाराम सिंह, उन्होंने ही सियाराम दल का गठन किया था। वो भी एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था और गुप्त रूप से आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। सरकारी दमन वही जो देश के अलग हिस्सों में हुआ, वो सरकारी दमन बिहार में भी देखने को मिला। यहाँ भी पटना और मुंगेर में एरोप्लेन से गोली बरसाए गए थे, लोगों को जेल डाला गया था। तो ये सरकारी दमन बाकी देश के बाकी हिस्सों की तरह बिहार में भी हुआ। अब हम आइए देखते हैं आंदोलन की प्रकृति को जरा देखते हैं। आइए हम प्रकृति की चर्चा करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की प्रकृति यानी स्वरूप कैसा था। तो इस पे 2 तरह का हमने पहले आपको बताया कि एक कुछ लोगों का कहना है कि स्वतः स्फूर्त था और कुछ लोगों का कहना है, कुछ विद्वानों का, कि यह सुनियोजित था। जो लोग कह रहे हैं स्वतः स्फूर्त था, वो क्यों कहते हैं? उनका पहला कहना है कि यह आंदोलन नेतृत्व विहीन था, क्योंकि आंदोलन से शुरू होने से पहले ही सभी बड़े छोटे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। तो चूंकि आंदोलन का कोई नेतृत्व करने वाला ही नहीं था, इसीलिए इसको सुनियोजित आंदोलन नहीं कह सकती। एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था और जनता ने अपने तरीके से उनको जितना जो समझ में आया उन्होंने उस काम आंदोलन की गतिविधियों को आगे बढ़ाया। तो एक कारण बताया जाता है कि नेतृत्व विहीन था। दूसरा कारण ये बताया जाता है स्वतः स्फूर्त होने का कि ये निश्चित कार्य योजना नहीं था। जैसे आप पहले देखेंगे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उस दौरान महात्मा गांधी बकायदा एक कार्य सूची जारी करते थे कि क्या क्या करना है, किस तरह करना है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई कार्य सूची आया नहीं था। तीसरा बात कहा जाता है कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी या कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस लेने की घोषणा की जब वो आंदोलन से पीछे हटे। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में ऐसी कभी कोई औपचारिक घोषणा हुई ही नहीं, न तो महात्मा गांधी के द्वारा, न ही कांग्रेस के द्वारा, कि हम इस आंदोलन को वापस ले रहे हैं। ऐसी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी। तो इसीलिए भी कहा जाता है कि यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था। एक और बात कही जाती है कि जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि हमने पहले भी आपको बताया कि सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत जैसे नेताओं के हस्ताक्षर से एक कांग्रेस ने एक दस्तावेज जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने, यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कभी आंदोलन न तो शुरू किया, न ही कभी आंदोलन उन्होंने वापस लिया। तो इसके आधार पर भी कहा जाता है यह स्वतः स्फूर्त था। और एक और जो महत्वपूर्ण बातें बताई जाती है वो हिंसा को लेकर है। कहा जाता है कि जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो मात्र एक छोटी सी हिंसा की घटना पर महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया था, और इतना बड़ा आंदोलन में इतनी बड़ी हिंसा हुई पूरे देश भर में, लेकिन इसके बावजूद महात्मा गांधी की इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, कोई उन्होंने इस पे खेद भी प्रकट नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ब्रिटिश सरकार का जो दमन था उस दमन के खिलाफ
ये एक स्वाभाविक आम जनता की प्रतिक्रिया थी। तो इन आधारों पे इतिहासकार का एक वर्ग है जो ये मानता है कि यह आंदोलन अनायास था, यानी स्वतः स्फूर्त था। यह आंदोलन अनायास यानी स्वतः स्फूर्त था, स्वतः स्फूर्त था, अनायास था। लेकिन इतिहासकारों का दूसरा वर्ग जो ये मानता है कि अनायास नहीं, ये सुनियोजित था। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन के अंतर्गत कोई कार्य योजना नहीं था। उनका कहना है कि ठीक है, आंदोलन के पहले ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इनका तर्क है कि महात्मा गांधी ने 8 अगस्त को बंबई के ग्वालियर टंक मैदान में जो बैठक की थी, उसमें उन्होंने छात्रों के लिए, किसानों के लिए और जमींदारों के लिए, सेना के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, हर किसी के लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कोई निश्चित कार्य योजना नहीं थी। फिर वो ये दूसरा तर्क ये देते हैं कि जहां तक नेतृत्व विहीनता की सवाल है, तो महात्मा गांधी ने अपने भाषण में ही एक कह दिया था कि एक ऐसी स्थिति आ सकती है, जब जनता से उन्होंने कहा था कि एक ऐसी स्थिति आ सकती है जब आपको स्वयं ही अपना नेतृत्व करना पड़ जाए। तीसरी बात ये कही जाती है कि महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों को जगाने का काम काफी लंबे समय से चला आ रहा था, तो इसकी वजह से जनता में एक राजनीतिक प्रशिक्षण भी आ चुका था, राजनीतिक चेतना भी आ चुकी थी और कैसे काम करना है ये भी आ चुका था। तीसरा बात यह है कि कहा जाता है कि कांग्रेस का सांगठनिक तौर पे लगातार काम करती जा रही थी, उसके संगठन लगातार मजबूत होते जा रहे थे। तो इन आधारों पे ये कहा जाता है कि ये एक सुनियोजित था, और जो लोग कहते हैं ये स्वतः स्फूर्त था, तो ये इस तरह का तर्क देते हैं। आपको इन दोनों को बैलेंस बना करके अपने आंसर को समाप्त करना है। तो ये रहा भारत छोड़ो आंदोलन।